हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर और पॉल साइंस का है। जो आपकी बुक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसके ऊपर बुक है आपकी। और ये यूनिट 4 है और इसका जो चैप्टर है वो है यूनिट 4 वैश्वीकरण। कि वैश्वीकरण क्या है। इस चैप्टर में वैश्वीकरण के बारे में बता रखा है कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के प्रकार एक तरीके से इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं और वैश्वीकरण के लाभ और हानि इसके बारे में आपको बताऊंगा। और ये बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि वैश्वीकरण क्या है और आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताऊंगा और वहाँ पर बताऊंगा कि आपको कहाँ पर एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण कि वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। तो सबसे मेन की इसमें पॉइंट आया कि वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है और इसको बहुआयामी अवधारणा भी कहा जाता है। बहुआयामी अवधारणा मतलब कि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं का पहुंचना, जाना, आदान प्रदान एक तरीके से वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट इसमें है कि विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, विचारों, निवेश, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट ये वैश्वीकरण के बारे में है और वैश्वीकरण के बारे में मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं और इन 2 पॉइंटों के आधार पर आप और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं जो एक्सप्लेन आप कर सकते हो और वो बुक में आपके दे रखे हैं। नेक्स्ट है आर्थिक वैश्वीकरण। कि आर्थिक वैश्वीकरण होता क्या है, मैं आपको बता दूं पहले इंट्रोडक्शन इसमें कि ऐतिहासिक संदर्भ में आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय का वर्तमान दौर हमें 20वीं शताब्दी के द्विपक्षीय अर्धकाल में होने वाले सामाजिक आर्थिक बदलावों में जानने की आवश्यकता है। 1915 से 1973 के बीच प्रभावी पूंजीवादी के सर्वगुण ने वास्तविक वैश्वीकरण मुक्त व्यापार व्यवस्था की दिशा में उत्पादनशीलता के विकास को क्रमिक बढ़ोतरी और उल्लेखनीय प्रगति की है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बाद प्रमुख शक्तियों द्वारा समर्पित वित्तीय व्यवस्था स्थायी विनिमय दरों पर अवरुद्ध पूंजीवादी परिकलन का आधारित थी। इनमें बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था तथा स्थायित्व वैधता के लिए लंबे काल में कानूनी आधार प्रदान किया गया और इस व्यापारी व्यवस्था ने विश्व में विस्तृत पूंजीवादी उत्पादन का आधार तैयार किया। और इसके आधार पर वैश्वीकरण के जो क्या प्रभाव पड़े एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पूरे विश्व में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई। तो आप ये हेडिंग डाल के पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि। विदेशी पूंजी निवेश मतलब कि अपना जो देश है या कोई भी देश एक दूसरे देश पर विदेशी पूंजी निवेश कर सकता है और आर्थिक विकास में तेज़ी से वृद्धि हुई है और निवेशकर्ता अपना धन किसी भी देश में निवेश कर सकता है। तो स्टूडेंट ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको देखे हैं आप इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक वैश्वीकरण। कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण है क्या। खान पान के में व्यापक असर पड़ा है। आप इन पॉइंटों को बहुत शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको और आप इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और नेक्स्ट है इसमें पहनावे में परिवर्तन। देश की संस्कृति समाप्त होने के नज़दीकियाँ बढ़ी हैं और पसंद और नापसंद का दायरा भी बढ़ा है। तो ये 4 जो थे वो सांस्कृतिक वैश्वीकरण थे। पहले दोबारा बताता हूँ मैं। खान पान में व्यापक असर पड़ा है, पहनावे में परिवर्तन आया है, देश में संस्कृतियाँ समाप्त होने से नज़दीकियाँ बढ़ी हैं और पसंद और नापसंद का दायरा बढ़ गया है। नेक्स्ट है इसमें मैं थोड़ा राजनीतिक वैश्वीकरण में और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा सांस्कृतिक वैश्वीकरण का आविर्भाव जो है वो अमेरिकी के लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्पादों एवं किस्मों के बढ़ते विकास के साथ हुआ है। ये एक प्रकार का अमेरिकी सांस्कृतिक राजनीतिक वर्चस्व है और ये प्रतिपादित करता है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के साथ ही पश्चिमी संस्कृति का आधिपत्य सांस्कृतिक वैश्वीकरण पर चर्चा को गर्म करता है। हालांकि आर्थिक और वैश्वीकरण सांस्कृतिक वैश्वीकरण की चर्चा पर प्रभाव स्थापित करता है और प्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के संदर्भ में सांस्कृतिक वैश्वीकरण को समझना असामंजस्य के भ्रामक है। इसमें सांस्कृतिक वैश्वीकरण की व्याख्यात्मक परंपरा इस प्रतिक्रिया को अधिक मान्यता मिली है कि जो सामाजिक विश्व को व्यवस्थित ढंग से स्पष्ट करने के बजाय व्याख्यायित और संदर्भगत रूप से समझने का प्रयास करती है। तो ये सांस्कृतिक वैश्वीकरण के ऊपर था। बाकी मैंने आपको बताया पॉइंट, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक वैश्वीकरण। कि राजनीतिक वैश्वीकरण क्या है इसके बारे में मैं शॉर्ट तरीके से आपको और बताता हूँ। इसमें डिटेल ये पॉइंट हैं। राजनीतिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक अन्य आयाम है जो
कपीते बदलाव उत्पन्न करता है और जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति सत्ता शासन के रूप में बदलाव को समझा जा सकता है और समकालीन समय में इस बदलाव की स्पष्टता को विश्व राजनीति के आधार पर ग्रहण किया जा सकता है। राजनीतिक शक्ति संबंधों में राजनीतिक प्रक्रिया का चिंतनशील, व्यापक और संरचनात्मक रूप से है। इस राजनीतिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व में एक भाग के लिए लिए गए निर्णयों का असर तीव्र संप्रेषण के जरिए अन्य भागों में निर्णय निर्माण और राजनीतिक गतिविधियों के जटिल तंत्र पर बढ़ता है। तो ये था एक तरीके से राजनीतिक वैश्वीकरण। और उसके पॉइंट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनी के हस्तक्षेप से राज्य कमज़ोर हुआ है। नेक्स्ट है, हर देशों में राजनीतिक विकास तेज़ी से हो रहा है और आधुनिक विकास की प्रौद्योगिकी में मदद से राज्य अपने नागरिकों को सही सूचना प्रदान करते हैं। तो ये पॉइंट दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तक्षेप से राज्य कमजोर हुए क्योंकि बहुराष्ट्रीय का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और वो अपनी कंपनियां खोलते हैं और लोगों को एक तरीके रोजगार देते हैं और इससे राज्य कमजोर हो जाता है क्योंकि जो भी पावर है एक तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास होती है। हर देशों में राजनीतिक विकास तेजी से हुआ है और आधुनिक तकनीकी प्रौद्योगिकियों की मदद राज्य अपने नागरिकों को सही सूचना पहुंचाते हैं। इससे केवल साधनों का विकास हुआ है, सूचना साधन जितने भी इनका विकास हुआ है। और इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ विप्रादेशीकरण। अब ये वर्ड नया है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। विप्रादेशीकरण क्या है? यदि वैश्वीकरण के जटिल संबंधों का विस्तार है तो विप्रादेशीकरण का अर्थ है विभिन्न स्थानीय संबंधों तक पहुंच। जो भी विभिन्न स्थानीय संबंध है उन तक पहुंच जितनी भी है जिसके अंतर्गत दैनिक जीवन का संचालन होता है। इससे क्या होता है, जब हमारी पहुंच होगी तो हमारा दैनिक संचालन स्थापित होगा। विप्रादेशीकरण का निश्चय है कि किसी सदी से ही सभी समाजों का विशेषता है कि इसका विप्रादेशीकरण के निश्चय ही 21वीं सदी से समाजों का विशेषता रही है और निस्संदेह ये सांस्कृतिक गतिविधि एवं अनुभव दोनों के लिए विशाल परिणाम की प्रक्रिया है। विप्रादेशीकरण को उस उद्वेगपूर्ण दृष्टिकोण से नहीं उलझाया जाना चाहिए जिनकी मान्यता के अनुसार स्थानीय संस्कृति का विलोप हो गया है। इसका स्थान जातीय वैश्वीकरण ने ले लिया है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के जो लाभ हैं और हानि वो बताता हूँ आपको। लाभ क्या हैं? वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए वैश्वीकरण लाभदायक क्योंकि इससे क्या होता है, संपन्न वर्ग जितने भी इसके साधन खरीद रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए वैश्वीकरण लाभदायक है क्योंकि इसका संपन्न वर्ग सामानों को खरीद रहा है और रोजगार में वृद्धि हुई है, पूंजीवादी में आवाजाही में वृद्धि हुई है। एक देश दूसरे देश की संस्कृति की पहचान कर रहा है, एक दूसरे की संस्कृति की पहचान हो रही है और देशों में साधनों का विकास हो रहा है। तो ये आप ये पॉइंट भी अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर सकते हो यदि आपको लेंथी आंसर बनाना है तो। नेक्स्ट है हानि, अमीर और गरीब और गरीब होता जा रहा है इस वैश्वीकरण के कारण और इसका लाभ अधिकांश जनता तक नहीं पहुंच पाता है और इससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलता है और इसके प्रभाव तीसरी दुनिया के गरीब देशों में बेरोजगारी बढ़ गई है। संचार सुविधा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टूडेंट इसमें मैंने जो आपको बताया है वो विप्रादेशीकरण के बारे में बताया और वैश्वीकरण के जो लाभ है हानि है वो बहुत शॉर्ट। जैसा कि आपने देखा कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण के प्रकार और प्रकारों को आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो उनको लेंथी करने के लिए और उसके प्रभाव क्या क्या पड़े। जैसे मैंने लाभ और हानि बताया वो प्रभाव है एक तरीके से और विप्रादेशीकरण क्या है। तो स्टूडेंट उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।